इस क्लास में बात करते हैं रेट लॉ एंड रेट कांस्टेंट के बारे में। ठीक है, तो देखो ये जो जर्नी है वो किसी एक पर्सन या एक केमिस्ट का नहीं दिया गया है। ये क्या एक पर्सन से स्टार्ट हुआ था, फिर क्या इसमें मॉडिफाई कर करके एक नया लॉ बनाया गया जो आज के टाइम पे वैलिड है। ठीक है, तो देखो हम बात करते हैं उस पॉइंट के बारे में जहाँ से ये कहानी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, तो आज से कुछ टाइम पहले, मान लेते हैं 100 200 300 साल पहले, एक जर्नी स्टार्ट हुई थी रेट लॉ की। ठीक है, तो हमारे पास स्टार्ट हुआ था एक रिएक्शन, मान लेते हैं जनरल सा रिएक्शन है A+B जिसमें C+D बनता है। ठीक है, तो उस टाइम पे जो पर्सन था वो ये बोला कि इस रिएक्शन का रेट किसी फिक्स्ड टेम्परेचर पे, देखो टेम्परेचर वेरी करोगे तो इस रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, इफेक्ट पड़ जाएगा। वो अभी आगे हम देखने वाले हैं कैसे करता है आरएनएस इक्वेशन के अंदर। लेकिन बस ये भी इतना मानते रहो कि कोई भी अगर फिक्स्ड टेम्परेचर पे बात करे तो इस रिएक्शन का जो रेट होता है, उन्होंने बोला कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर सकता है, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल पर डिपेंड कर सकता है, या दोनों रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों पे डिपेंड कर सकता है, या किसी पे भी डिपेंड नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात हुई थी उस टाइम पे। ठीक है, तो अगर हम, उन्होंने एक स्पेशल केस बोला कि अगर हम ऐसा मान लें, लेट इस रिएक्शन का जो रेट है वो क्या रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, तो उसको हम प्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, देखो पहले उन्होंने क्या बोला कि किसी भी फिक्स टेम्परेचर पे जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल या प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है, या दोनों पे डिपेंड करता है, या किसी पे भी नहीं करता। ठीक है, फिर उन्होंने एक जनरल सा केस बनाया कि अगर हम ऐसा मान लें कि जो रिएक्शन का रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, तो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल का जो कंसंट्रेशन है उसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी रिप्रेजेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, रेट लॉ बोलते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पर उन्होंने क्या डेफिनेशन दिया, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट लॉ इन टर्म्स ऑफ रेट लॉ in terms of concentration of reactant is called रेट लॉ बोल दो, या रेट इक्वेशन बोल दो, या रेट एक्सप्रेशन बोल दो। ठीक है, या रेट इक्वेशन बोल दो, या रेट एक्सप्रेशन बोल दो, एक्सप्रेशन भी हम बोल सकते हो। ठीक है, ये उसी के ही नाम है। ठीक है, तो ये बात चली थी उस टाइम पे। तो देखो अभी हमने रिएक्शन क्या माना है, A+B से C+D बन रहा है, और इसमें पर्टिकुलरली इसका जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पे डिपेंड कर रहा है, हमने ऐसा मान के चला है। ठीक है, लेट जो रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अगर आप प्रोडक्ट की बात करोगे तो उसमें भी सही रहेगा, यही रहेगा, बस कहाँ जहाँ पर रिएक्टेंट चले वहाँ पर प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक है, रिएक्टेंट। ठीक है, फिर देखो कहानी थोड़ी सी और आगे बढ़ी, और कुछ लोग और आए, उन्होंने ये बोला कि जरूरी नहीं है कि यहाँ पे A के साथ 1 ही मल्टीप्लाई में हो, और B के साथ 1 ही मल्टीप्लाई में हो, C के साथ 1 और D के साथ 1 ही मल्टीप्लाई में हो। अगर यहाँ पे कुछ नंबर मल्टीप्लाई में हो जाए, मान लेते हैं यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई में है, और यहाँ पे क्या है, मान लेते हैं 3 मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो देखो रिएक्शन क्या चल रहा है, ये चल रहा है, और इसके अंदर उसका रेट क्या रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर इसके बारे में बात करें, जो स्टार्ट होती है जहाँ से जर्नी, वो ये बोलता है कि किसी फिक्स टेम्परेचर पे रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस पे, आपके कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ए, कंसंट्रेशन को हम ऐसे मोलर कंसंट्रेशन को वैसे डिनोट करते हैं। ठीक है, कंसंट्रेशन मत बोलो आप, मोलर कंसंट्रेशन बोलो, कहने का मतलब हम मोल पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर बात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो रेट ऑफ रिएक्शन इसके मुकाबले, इसकी हिसाब से रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है, ए पे, और किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी पे। ठीक है, लेकिन कुछ टाइम बाद और लोग आए, उन्होंने बोला कि ये हर जगह वैलिड नहीं रहता है। ठीक है, तो देखो अगर उन्होंने बोला कि अगर रिएक्शन आपका इस तरह से हो जाए, तो उस सिचुएशन में अगर आप क्या सिंपली बोल दोगे कि रेट ऑफ रिएक्शन ए पे डिपेंड करता है, बी पे डिपेंड करता है, तो ये क्या गलत हो जाएगा। देखो ये सब बात चल रही थी पेन पेपर पे, लेकिन केमिस्ट्री क्या एक्सपेरिमेंट है, जो चीज़ बताती है वो उस पर क्या लिखा जाता है। ठीक है, ये बात बोली पहले गई थी, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट हुआ तो कई जगह पे ये सही आ रहा था, कई जगह पे सही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो उसके लिए क्या करिए गया, इस लॉ में थोड़ा सा मॉडिफाई करिए। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए के पावर एम पे, और रेट ऑफ रिएक्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बी के पावर एन पे। ठीक है, देखो जहाँ पे ए क्या है, कंसंट्रेशन, या सिंपली बोल दो आप मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, और बी क्या है, बी इसको बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, कंसंट्रेशन ऑफ बी,
और जहाँ पे यम क्या है, यम है आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ए। ठीक है, ये सब बात ऑर्डर क्या होता है आगे आगे क्लास में हम करने वाले हैं। आज बस ऐसा जानते रहो कि ऑर्डर का मतलब ऐसा कोई चीज़ जो क्या ए पे डिपेंड करता हो। ठीक है, अब एन क्या है हमारे पास, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू बी। ठीक है, तो देखो ये बिलोंग दिया था गुल्डबर्ग और वैगन ने कि कोई भी रिएक्शन चल रहा है और उसका रेट जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, तो उसके रेट को हम ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर क्या करते हैं, दोनों कांस्टेंट को हम साथ में लिखते हैं तो क्या लिखेंगे हम, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एम और मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर एन। ठीक है, अब कांस्टेंट हटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट मिलेगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के लिखते हैं हम, के कंसंट्रेशन ऑफ ए के पावर एम कंसंट्रेशन ऑफ बी के पावर एन लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो के आया इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रेट कांस्टेंट बोलते हैं। इसका वैल्यू किसी फिक्स टेम्परेचर पे सेम होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पे इसको इफेक्ट पड़ता है, लेकिन फिक्स टेम्परेचर पे बात चल रही है तो वहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, किसी एक गिवन रिएक्शन के लिए फिक्स रहेगा। ठीक है, तो देखो इस लॉ को थोड़ा सा गुल्डबर्ग और वैगन ने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। ठीक है, तो आप क्या करो, इसको नोट करो। हम बात करते हैं गुल्डबर्ग और वैगन के डेफिनेशन के बारे में। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। तो देखो ये हमारे पास गुल्डबर्ग और वैगन का दिया हुआ रेट लॉ। ठीक है, ये क्या होता है, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर हम ऐसा मान लें कि रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, तो अगर हम रिएक्टेंट के अंदर अलग अलग टर्म्स हैं, मान लेते हैं जो हमने माना था 6A + 3B मिल के कुछ बना रहे हैं, क्या क्या बना रहे थे, C+D बना रहे थे। तो यहाँ पे देखो ए और बी अलग अलग टर्म है, तो इस सब पे क्या करेगा, आपका रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। जहाँ पे क्या करेंगे, हम ए का कंसंट्रेशन नहीं लेंगे, ए का हम मोलर कंसंट्रेशन लेंगे। मोलर कंसंट्रेशन जो चीज़ अगर ऐसे बॉक्स बना के लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। मोलर कंसंट्रेशन का मतलब उस चीज़ का कंसंट्रेशन जो भी दिया हुआ है यूनिट वॉल्यूम के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलर कंसंट्रेशन बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला इन्होंने, जो रेट लॉ है वो कैसे डिफाइन होता है, जो भी रिएक्टेंट के अंदर मॉलिक्यूल्स हैं उनके मोलर कंसंट्रेशन से विथ ईच टर्म रेज टू सम पावर इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। जैसे देखो यहाँ पे हमने रेट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, इन दोनों टर्म के पावर में क्या कोई एक नंबर चढ़ा हुआ है। ठीक है, तो देखो अगर ये नंबर कहाँ से है इसके बारे में बात करें, और ये नंबर होते क्या है, ऑर्डर होते हैं, हमने ये बात बोल दिया। ठीक है, तो देखो इन्होंने ये भी बात बोला था कि जो भी टर्म आपका रिएक्शन के रेट लॉ में आएगा वो क्या होगा, उनके पावर में कोई ना कोई नंबर मल्टीप्लाई में होगा। ठीक है, और ये नंबर कहाँ से आपको मिलेगा, जहाँ से भी वो टर्म दिख रहा है, जहाँ से भी टर्म वो रिएक्शन के अंदर आया है, उसके नंबर आगे जो भी नंबर मल्टीप्लाई में है वही क्या होगा, उसका पावर का वैल्यू होगा। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, ए के पावर यम है, तो ये कहाँ से आया है, यहाँ से आया है। तो गुल्डबर्ग और वैगन ने बोला ये क्या है कि जो यम का वैल्यू है क्या होगा, 6 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, यम का वैल्यू। उसके बाद बी कहाँ से आया है, यहाँ से आया है, तो बी क्या गया, क्या मल्टीप्लाई में 3, तो ये क्या हो गया, बी एन का वैल्यू हो गया। ठीक है, तो देखो ये बात बोला था उन्होंने। और अगर हम बात करें इसके कुछ एग्जाम्पल के बारे में, और एक इंपॉर्टेंट वर्ड हम नोट कर लेना, जो भी रिएक्शन की बात चल रही है वो रिएक्शन बैलेंस केमिकल इक्वेशन होना चाहिए। ठीक है, जैसे देखो हमारे पास है 2 मोल NO गैस। ठीक है, हमने क्या कर दिया, इसको 1 मोल ऑक्सीजन के अंदर मिलाया तो हमको क्या मिला, 2 मोल NO2 गैस मिला। ठीक है, तो इस रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करता है, ये बात एक्सपेरिमेंट बोलती है। तो उन्होंने क्या बोला कि अगर हम ऐसा मान लें पेन पेपर पे ये इस रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल पर डिपेंड करता है, तो इसका हम रेट इक्वेशन कैसे लिखेंगे, सिंपली डायरेक्टली देखो हम डायरेक्टली के साइन हटा देते हैं, इक्वलिटी का लगाते हैं। ठीक है, तो एक मिलेगा हमको रेट कांस्टेंट के, फिर क्या मिलेगा, NO के पावर में यम और O2 के पावर में n। ठीक है, तो यम का वैल्यू कहाँ से मिलेगा, उसके साथ जो नंबर मल्टीप्लाई में थे, NO के साथ क्या मल्टीप्लाई में है 2, तो यहाँ पे आ गया 2, और यम का वैल्यू सॉरी यहाँ पे n रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया यहाँ से। तो देखो ये जो बात थी पेन पेपर में बात चल रही थी, लेकिन जब लैब में चेक करा गया तो वो भी क्या है, यही है। कहने का मतलब इस गिवन रिएक्शन के लिए जो बैलेंस रिएक्शन आप चेक भी कर सकते हो, 2 n है 2 n है, 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए जो रेट इक्वेशन होगा वो इसी तरह से लिखा जाएगा। ठीक है, हमको दिया है CH3Cl, हमने क्या कर दिया, इसके साथ Cl2 मिलाया है। ठीक है, तो ये हमको क्या देता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है,
तो अगर हम इस रिएक्शन के लिए रेट लिखें गुलबर्ग के रेट लॉ के हिसाब से, तो हमको क्या मिलेगा, के सी एस थ्री सी एल के पावर में यम का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से, तो क्या है मल्टीप्लाई में 1, फिर क्या मिलेगा Cl2 के पावर एन का वैल्यू कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। तो ये बात चले थे पेन और पेपर पे, लेकिन जब क्या किया गया, इस रिएक्शन के लिए एक्सपेरिमेंट करा गया, तो देखो ये रिएक्शन का जो रेट है एक्सपेरिमेंटली वो क्या आता है, के टाइम्स Cl के पावर में 1, और लेकिन Cl2 के पावर में हाफ आता है। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या पेन पेपर बोलता है कि यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे भी 1 ही आएगा, कहने का मतलब उसके पावर में 1 ही रहेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंट ये बोलता है कि यहाँ पे क्या आ गया, वो हाफ आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे गोल्डबर्ग का जो भी रेट लॉ था वो क्या कर गया, फॉल कर गया। एक हद तक तो सही था कि बहुत सारे रिएक्शन के लिए वो जो भी नंबर आगे मल्टीप्लाई में, वो अगर हम पावर में चढ़ा दें तो जो एक्सपेरिमेंटल डाटा आता है उससे मैच करता है, लेकिन यहाँ पे आके क्या कर गया, वो फॉल कर गया। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो रेट लॉ है गुलबर्ग का, इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा और मॉडिफाई करना पड़ेगा। ठीक है, जो हम बात कर रहे हैं कि जो भी नंबर कुछ पावर में चढ़ेगा तो वो इसके मल्टीप्लाई में रहेगा, जो नंबर मल्टीप्लाई में है उसके बराबर में रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखो ये जो हमने आगे बात लिखी हुई है, इन विच द ईच टर्म रेज टू सम पावर इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो यहाँ पे हम कुछ बात और ऐड करेंगे। ठीक है, तो देखो हमने मॉडिफिकेशन क्या किया, रेट लॉ इज द एक्सप्रेशन इन विच द रिएक्शन रेट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद ईच टर्म रेज टू सम पावर, जहाँ पे हर टर्म के पावर में कुछ टर्म होगा। ठीक है, तो देखो अब बात चलेगी वो जो पावर है उसके बारे में, जहाँ पे विच मे और मे नॉट बी सेम एज स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो पावर है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऑफ द रिएक्टेंट स्पीसीज, जो भी चीज़ पे आपका रिएक्शन कर रहे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे हमने बोला था रिएक्टेंट के बारे में, तो रिएक्टेंट स्पीसीज लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो जैसे हम बात करें इस रिएक्शन के बारे में, तो यहाँ पे देखो इसका स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है, 1 है, इसका कितना है, 1 है, यहाँ पे क्या है, 1, यहाँ पे 1। जो आपके ये जो आपके कंपाउंड होते हैं या फिर जो भी इसके मॉलिक्यूल बोल लो, इसके आगे जो भी नंबर मल्टीप्लाई में उसको होता है उसको हम क्या बोलते हैं, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट बोलते हैं। ठीक है, तो जो नंबर पावर में जा रही है वो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, तो देखो यही जो हमारे पास अब लॉ आया है इसी को हम बोलते हैं मॉडिफाइड रेट लॉ या रेट इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखो जैसे हमारे पास दिया हुआ है CH3COO C2H5, और हमने क्या कर दिया, इसके अंदर वाटर मिला दिया। ठीक है, तो देखो हमको क्या मिल गया, CH3COOH मिल गया, और क्या मिल गया, C2H5OH मिल गया। रिएक्शन बैलेंस है, पहले ये देख लेते हैं, कार्बन कितना है, 2 1 3 1 2 4 है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 2 4 है, फिर क्या हाइड्रोजन 3 है, 3 4 3 5 है ना, 5 3 8 हो गया, 8 2 10 हो गया, तो यहाँ पे 3 4 और 5 9 1 10, हाइड्रोजन भी बैलेंस है, ऑक्सीजन 2 3, यहाँ पे 2 3। ठीक है, मतलब रिएक्शन बैलेंस है। तो अगर हम बात करें रेट के बारे में, तो रेट किसके बराबर होगा, के टाइम्स CH3COO C2H5 के पावर में यम और H2O के पावर में यन। तो देखो अगर हम गुलबर्ग और वेगे के रेट लॉ से लिखेंगे तो यम का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 के बराबर, और यन का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो भी यन के बराबर। लेकिन ये बात चल रही है पेन और पेपर पे। जब क्या किया गया, इसके लिए एक्सपेरिमेंट करा गया, तो ये देखा गया कि इस रिएक्शन के लिए जो रेट होता है वो के टाइम्स CH3COO C2H5 के पावर में 1 तो रहता है, लेकिन H2O के पावर में 0 हो जाता है। करने का मतलब इस रिएक्शन का रेट वाटर क्या है, इंडिपेंडेंट है, मतलब वाटर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। ऐसा क्यों होता है, कुछ टाइम बाद हम देखेंगे। तो देखो इस रिएक्शन के लिए आप ऐसा माना जाता है कि ये जो वाटर है वो बहुत ही हाई क्वांटिटी में ली जाती है, कहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में ली जाती है, जिससे इसका कंसंट्रेशन कोई चेंज नहीं होता, इसलिए इसको एज अ कॉन्स्टेंट ट्रीट किया जाता है, जिसलिए क्या इसका पावर में किया जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, ये बात हम बाद में करने वाले हैं, इसके बारे में आज नहीं बात करेंगे। तो देखो यही होता है हमारे पास रेट लॉ और रेट कांस्टेंट का थोड़ा सा कहानी। अब क्या करते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है,